ये बेचारा हाई स्कूल का लड़का तरक्कन का नया शिकार है। जब वो उठता है तो खुद को एक आइसाइकाई की दुनिया में पाता है, पर उसे नहीं पता कि उसमें एक छुपा हुआ गुण ट्रेट है जो उसे इमॉर्टल बनाता है। कहानी की शुरुआत एक मेडिवल आइसाई दुनिया से होती है, जहां हाई स्कूल का स्टूडेंट रियो एक खाली कॉटेज में पड़ा दिखाई देता है। रियो उठता है और ताजी हवा लेने बाहर जाता है। वह चारों तरफ देखता है और सिर्फ ऊंचे पहाड़ ही दिखाई देते हैं। फिर वह अपने हाथों को देखता है और मंत्र पढ़ता है, वाटर कम फोर्थ, जिससे उसके हाथ में पानी की एक छोटी सी धारा प्रकट होती है। यह सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, जब रियो खुद को एक सफेद खाली जगह में पाता है। जैसे ही वह सोचने लगता है कि यह जगह कहाँ है, इस दुनिया का देवदूत प्रकट होता है और उसके विचार पढ़कर बताती है कि यह जगह मरने के बाद की आफ्टरलाइफ नहीं है। देवदूत खुशी जताता है कि आखिरकार उसे सालों बाद एक मेहमान मिला है, लेकिन साथ ही दुख भी होता है क्योंकि रियो की मौत उसकी अपनी दुनिया में ट्रक्कून से टकराकर हो चुकी है। रियो को यह बात पहले से पता है और वह समझ जाता है कि उसे अगले जन्म में भेजा जा रहा है। वह देवदूत से पूछता है कि उसे अपनी अगली जिंदगी में क्या करना चाहिए। माइकल उसे सलाह देता है कि तुम जैसे चाहो वैसे जियो। रियो हमेशा से एक धीमी और बोरिंग जिंदगी जीना चाहता था। माइकल की मंजूरी मिलने के बाद वह एक जादुई दुनिया फाई में रिइंकार्नेट लेने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले माइकल रियो को फाई दुनिया के बारे में और बताता है। उसके अनुसार इस दुनिया की सिर्फ 20% आबादी को ही मैजिक आता है। रियो को भी जादू करने की क्षमता मिली है और वो पानी के साथ सबसे ज्यादा मेल खाता है क्योंकि उसने एक शांत जीवन की इच्छा जताई थी। माइकल उसे रोंडो जंगल में एक छोटी सी कॉटेज में भेज देता है। वहाँ उसके लिए 2 महीने का खाना एक आइस हाउस में रखा हुआ है। कॉटेज के अंदर 2 किताबें भी हैं जो उसे इस दुनिया और जादू के बारे में सीखने में मदद करेंगी। किताब पढ़ने के बाद ही रियो सीखता है कि कैसे बिना कुछ किए ही पानी बुलाया जा सकता है। अभी उसे जंगल के मॉन्स्टर से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइकल ने घर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया है। रियो फिर से पानी का जादू मैजिक करने का अभ्यास करता है और बिना मंत्र बोले ही सिर्फ सोचने से वाटर बॉल बना लेता है। यह खोज उसके लिए बहुत कन्वीनियंट होती है। अपने मैजिक का इस्तेमाल करके रियो टब को ताजे पानी से भर देता है। टब का पानी बहुत ठंडा है, इसलिए अब उसे इसे गर्म करने का तरीका ढूंढना होगा। वह आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी नाकाम रहता है। अपनी पिछली जिंदगी के केमिस्ट्री के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए वह पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करता है, जिससे पानी जमकर बर्फ बन जाता है। अब बर्फ का इस्तेमाल करके वह सूरज की किरणों को कंडेंस करता है और आग जलाने में कामयाब हो जाता है। इस आग की मदद से रियो आखिरकार गर्म पानी का इंतजाम कर पाता है और एक लंबा आरामदायक बाथ लेता है। बाथ के बाद उसके विचार साफ हो जाते हैं और उसे एहसास होता है कि वह जादू से ही बर्फ बनाने वाली तकनीक को रिवर्स करके सीधे गर्म पानी भी बना सकता था। खाना खाते समय उसे एहसास होता है कि उसे जल्द ही शिकार शुरू करना होगा क्योंकि उसका खाना खत्म होने वाला है, लेकिन वो हिचकिचाता है क्योंकि जंगल में मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा और उसे लगता है कि माइकल द्वारा छोड़ा गया छोटा सा चाकू उन्हें हराने के लिए काफी नहीं होगा। इसका मतलब है कि अब उसे ऑफेंसिव मैजिक भी सीखने होंगे। अगले दिन रियो अपने पहले हमले वाले वाटर बॉल पर काम करता है, लेकिन ये पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर वो इस मैजिक को बदलता है, पानी की बॉल को एक तीर के आकार का बनाता है। घंटों अभ्यास के बाद वह वाटर जेट जादू का बेसिक रूप सीख पाता है, हालांकि यह भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद वो अपने आइस मैजिक पर काम करता है। वह ध्यान से बर्फ का क्रिस्टल बनाता है, लेकिन उसे हवा में नहीं उठा पाता क्योंकि बर्फ को पानी की तरह आसानी से नहीं फेंका जा सकता। कई घंटों के अभ्यास के बाद वो एक साथ कई बर्फ के क्रिस्टल बना लेता है, लेकिन उन्हें पेड़ की तरफ फेंकने में नाकाम रहता है। कई दिनों की कोशिशों के बाद वह इतना तो सीख ही लेता है कि तुरंत बर्फ के क्रिस्टल बना सके। हालांकि अभी भी उन्हें प्रोजेक्टाइल की तरह इस्तेमाल करने की ताकत नहीं है। फिर भी समय कम होने के कारण वह एक तरकीब निकालता है। बर्फ के क्रिस्टल को भाले की तरह इस्तेमाल करके जंगल में निकल पड़ता है। नदी के किनारे कुछ क्वार्ट्ज पत्थर मिलने पर वह खुश हो जाता है क्योंकि अगर उसका माना खत्म हो जाए तो वो इनसे आग जला सकता है। जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय एक लेसर बोर नाम का मॉन्स्टर उसे आसान शिकार समझकर हमला कर देता है। भाले से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे उसके पैर हिल नहीं पाते, जिससे उसकी जर्नी वहीं खत्म होने वाली होती है। आखिरी पल में दोबारा मरने के डर से वह कूदकर बच जाता है। इस बार वह मैजिक का फायदा उठाता है और जमीन को बर्फ बनाकर फिसलन भरा कर देता है, जिससे सुअर फिसल जाता है। फिर तुरंत सुअर के सामने कई बर्फ के डंडे बना देता है और सुअर उन्हीं में घुसकर मर जाता है। इस घटना से साबित होता है कि मुसीबत के समय हर तरकीब जायज है। हालांकि वो अभी भी जादू में माहिर नहीं हुआ है। घर लौटकर वो मॉन्स्टर कॉम्पेंडियम पढ़ता है और जल्दी ही समझ जाता है कि लेसर बोर सबसे कमजोर राक्षसों में से एक है। वह किताब पढ़कर दूसरे जानवरों के बारे में जानने की कोशिश करता है क्योंकि शायद उसकी स्लो लाइफ उतनी स्लो नहीं है जितनी उसने सोची थी। किताब में ड्रैगन्स के बारे में पढ़ते हुए उसे सिर्फ यही सलाह मिलती है कि जब ड्रैगन दिखे
तो भाग जाओ। हालांकि वह ड्रैगन से भाग नहीं सकता, फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। अगले पन्ने पर आकुना नाम के राक्षस के बारे में पढ़ते हुए उसे और भी डर लगता है। इसके सामने आने पर भागने का कोई फायदा नहीं, बस प्रार्थना करो कि कभी इसका सामना न हो। किताब से ज्यादा मदद नहीं मिलती, फिर भी वह पढ़ता रहता है। आप सोचेंगे कि पिछले शिकार के अनुभव के बाद वह डिस्करेज्ड हो गया होगा, लेकिन एक लड़का ज्यादा दिनों तक घर में नहीं बैठ सकता। अगले दिन फिर तैयार होकर बाहर निकलता है। दिन की शुरुआत अच्छी होती है। उसे फलों वाला एक पेड़ मिलता है। पहला टुकड़ा मुंह में डालते ही उसे लगता है कि पिछले दिन की सारी परेशानी इसके लायक थी। फल का स्वाद इतना अच्छा है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। तभी एक असैसिन हॉक उस पर हमला कर देता है। वह देखता है कि यह बाज उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और इसे हराने का कोई तरीका नहीं है। बाज हवा के इनविजिबल हमले करता है, जिनसे बचना नामुमकिन है। वह किताब वाली सलाह याद करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पक्षी से कैसे भागा जा सकता है। जब वह फंसा हुआ महसूस करता है तो लड़ने का फैसला करता है। वह अपने बर्फ वाले मैजिक से बाज को फंसाने की कोशिश करता है। जब उसे लगता है कि बाज मर चुका है तो वह करीब जाता है, लेकिन तभी बाज बर्फ तोड़कर बाहर आ जाता है। हालांकि उसकी एक आंख खराब हो चुकी है। जब बाज को एहसास होता है कि रियो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है तो वो भाग जाता है। रियो राहत की सांस लेता है और जमीन पर गिर जाता है, शिकायत करते हुए कि जिस स्लो लाइफ की उसने कामना की थी वो बिल्कुल भी स्लो नहीं है। वह घर वापस जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बाज से भागते समय रास्ता भटक जाता है। जंगल में भटकते हुए वह एक डरावनी चीज देखता है, एक दल्हान। उसकी गर्दन से धुआं निकल रहा है और वह अपने घोड़े की देखभाल कर रहा है। किसी तरह वह घर वापस पहुंच जाता है। समय बीतने के साथ वह लगातार प्रैक्टिस करके बेहतर होता जाता है। कई राक्षसों से लड़ने और मछली पकड़ने के बाद उसका बर्फ वाला जादू इतना ताकतवर हो जाता है कि अब उसकी बर्फ एक पहाड़ को भी काट सकती है। हर रात वो उस जगह पर जाता है जहाँ उसने दल्लाहान देखा था और उससे लड़ने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि वो जीतना चाहता है, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि यह लड़ाई उसे और मजबूत बना रही है। उसे दल्लाहान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उसकी किताब में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। शायद दल्लाहान कोई राक्षस नहीं है, या फिर यह शुरुआती किताब में नहीं दिया गया है। एक और हार के बाद वो मान लेता है कि वो बार बार इसलिए आता है क्योंकि उसे लगता है कि दल्लाहान उसे मजबूत बनाना चाहता है। वो देखता है कि कैसे दल्लाहान एक आइस स्वॉर्ड बनाता है और उसकी तरफ बढ़ाता है। रियो समझ जाता है कि यह तलवार उसे दी जा रही है और उसे स्वीकार कर लेता है। तलवार लेने के बाद दल्लाहान शांति से चला जाता है। अगले कुछ दिन या हफ्ते रियो के लिए शांतिपूर्ण बीतते हैं, जब तक कि वह बदला लेने आए उसी बात से दोबारा नहीं टकराता। उस दिन वह हमेशा की तरह प्रैक्टिस कर रहा होता है कि अचानक वही बात सामने आ जाता है। वह देखता है कि बाज की एक आंख गायब है, इसलिए समझ जाता है कि यह वही पुराना दुश्मन है। हालांकि पहले यह बाज काला नहीं था, लेकिन अब ये काला हो चुका है और आकार में भी बड़ा लगता है, यानी ये इवॉल्व हो चुका है। बाज उस पर इतनी ताकत से हमला करता है कि रियो अपनी 5 लेयर आइस वॉल बनाता है, लेकिन बाज बिना रुके उसे तोड़ देता है। फिर वह 10 लेयर वॉल बनाता है और बाज उसे भी तोड़ देता है। जब वह बर्फ का भाला का इस्तेमाल करता है तो बाज सीधे उसके पास पहुंच जाता है। संयोग से जिस लाठी का वह सहारा ले रहा था वह गिर जाती है। आखिरी वक्त में उसे दुल्लाहन वाली तलवार याद आती है और वह उससे बाज पर वार करता है। तलवार काम कर जाती है, बाज पीछे हट जाता है। बाज फिर से पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन इस बार रियो तलवार से सीधे उसके सीने में वार कर देता है। बाज नीचे गिर जाता है। रियो उसके पास जाता है और मानता है कि यह जीव बहुत दृढ़ निश्चयी था। आखिरकार उसने इसकी एक आंख फिर से ले ली थी और बाज बदला लेना चाहता था, लेकिन उसके लिए हॉक से लड़ने ने उसे और स्ट्रांग बना दिया। तो वह हॉक का थैंकफुल है। वह ये भी एडमिट करता है कि हॉक सिर्फ उससे लड़ने के लिए इवॉल्व हुआ था, इसलिए वो उसे ऑनर देता है, उसे अपने हाथों से मरने देकर। वह अपनी सोड निकालता है और हॉक मर जाता है। वह अपनी जर्नी जारी रखता है। इस बात से अनअवेयर कि एक ड्रैगन पास ही है। ड्रैगन उसके पास आता है और बोलता है। वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो एक ड्रैगन की आवाज सुन पा रहा है। ड्रैगन भी हैप्पी है कि वो फिर से अपनी टेलीपैथी इस्तेमाल कर सकता है। वो रियो से पूछता है कि क्या उसने एक इवॉल्व्ड हॉक देखा है, और रियो कहता है कि उसने उसे मार दिया। ड्रैगन सोचता है कि रियो में इतनी पावर कैसे हो सकती है, तो रियो उसे अपनी सोर्ड दिखाता है। ड्रैगन उसे फेरी किंग की तलवार पहचान लेता है और पूछता है कि रियो ने फेरी किंग के साथ क्या किया था जो उसे ऐसा गिफ्ट मिला, लेकिन रियो को भी नहीं पता। जब ड्रैगन के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं तो रियो भी उससे कुछ सवाल पूछता है। वे देर तक बात करते हैं जब तक कि ड्रैगन यह कहकर जाने नहीं लगता कि उसे जाना होगा। जाने से पहले रियो अपना इंट्रोडक्शन देता है और ड्रैगन अपना नाम लुइन बताता है। रियो को अपनी नई लाइफ में बहुत मजा आ रहा है, इतना कि जिस एंजल ने उसे रीइंकार्नेट किया था वह फिर से उसकी स्लैब चेक करता है और पाता है कि उसने कुछ इम्पोर्टेंट मिस कर दिया था। रियो की इस नई वर्ल्ड में एक हिडन फीचर है जिसे एंजल ने नोटिस नहीं किया था, क्योंकि जिस आखिरी पर्सन को उसने भेजा था उसमें यह पावर नहीं थी। यह पावर है इटर्नल यूथ। रियो इस पावर का क्या करेगा, इसका उसके लिए क्या मीनिंग होगा?
सीन शिफ्ट होता है रिवर बैंक पर। रेड हेयर वाला एक स्ट्रेंज बॉय रेत पर पड़ा है। स्टोरी शुरू होती है जब डीमन किंग पूरी वर्ल्ड पर ऑल आउट इन्वेजन करता है। ये इन्वेजन कई नेशंस का डाउनफॉल लाता है, जिसमें गार्गन एम्पायर भी शामिल है, जहां सबसे ज्यादा ह्यूमनॉइड वॉरियर्स की पॉपुलेशन है। जैसे जैसे ह्यूमंस, एल्व्स और ड्वार्फ्स धीरे धीरे कॉर्नर्ड होते जाते हैं और एक्सटिंक्शन का सामना करते हैं, वे डेस्परेट मेजर्स लेने पर मजबूर हो जाते हैं। वे अपनी सारी फोर्सेस को मिलाकर डीमन से ऐसे लड़ते हैं जैसे कि कोई टर्निंग बैक नहीं है। उनमें से एक सुइसाइड स्क्वाड डीमन किंग के कैसल में घुस जाती है। मैनकाइंड की फेट तय करने वाली एक लॉन्ग और ग्रूलिंग बैटल के बाद उसे मारने की फाइनल अटेम्प्ट में आखिरकार डीमन किंग हार जाता है और सुइसाइड स्क्वाड के हीरोज भागने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ और भी ओमिनस मिलता है, जहाँ एक औरत जो चेन्स में जकड़ी हुई है और दो मॉन्स्टरसली पावरफुल डीमंस द्वारा गार्डेड है। हीरोज में से एक थेरन उस इम्प्रिजन गर्ल को पहचानता हुआ दिखता है और वहीं रुकने का डिसीजन लेता है। वह अपने दो टीममेट्स काइल और उर्सा को बिना उसके चले जाने को कहता है और वे ऐसा ही करते हैं। लेकिन कैसल से बाहर निकलते समय वे एक रूम में पहुंचते हैं जहां एक मिस्टीरियस क्रिम्सन क्रिस्टल रखी हुई है। अपना हीरो काइल उसके पास जाता है और तभी ऊपर से कई मैजिक ऑर्ब्स हमला करते हैं। वह अपनी स्वॉर्ड से ज्यादातर अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन एक ऑर्ब उसे सीधे हिट करता है, जिससे वह पूरी तरह डिफेंसलेस हो जाता है। तभी उसकी मेज कॉमरेड उर्सा उसके आगे आकर अपनी आखिरी पावर का इस्तेमाल करती है और उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। जैसे ही उर्सा नथिंगनेस में गुम हो जाती है, वह मिस्टीरियस विंग्ड अटैकर खुद को रिवील करता है। बदले से भरा हुआ काइल बिना सोचे उस पर रिवेंज के लिए चार्ज करता है, लेकिन अटैक करने के बावजूद उसका वॉर यूजलेस होता है। विंग्ड डीमन बिना रुके एनहांस्ड डेडली फेदर्स लॉन्च करता है, जिससे काइल के पास काउंटर करने का कोई चांस नहीं होता। काइल की सोर्ड स्पिरिट उसे बताती है कि डीमन जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है उसे एलिमिनेशन कहते हैं, एक अनब्लॉकेबल हाई लेवल स्पेल जो अपने पाथ में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये जानते हुए कि वो अगले अटैक से सरवाइव नहीं कर पाएगा, काइल एक डेस्परेट चॉइस लेता है। वो अपनी सोर्ड जेमस्टोन की पूरी पावर रिलीज करने का डिसीजन लेता है। सोर्ड स्पिरिट कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती, क्योंकि वो अपने वर्दी विल्डर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। काइल अपना अल्टीमेट अटैक एक्टिवेट करता है, जेमस्टोन की सारी पावर अनलीश करता है और डीमन पर पूरी ताकत से स्ट्राइक करता है। उसकी ब्लेड एनिमी के थ्रू चली जाती है, डीमन की लाइफ खत्म कर देती है, साथ ही सोर्ड की भी। साइलेंस छा जाती है और काइल समझ जाता है कि वो इस बैटल का ओनली सर्वाइवर है। पीस आ चुकी है, लेकिन उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, न घर, न फ्रेंड्स और लव्ड वंस। वह ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाता है, गिव अप करने को तैयार। लेकिन तभी अचानक वह क्रिम्सन क्रिस्टल अनकंट्रोलेबली ग्लो करने लगती है। डेंजर को सेंस करके काइल अपनी आखिरी स्ट्रेंथ से उठता है और क्रिस्टल की तरफ कदम बढ़ाता है ताकि उसे रोक सके, कहीं ऐसा न हो कि यह मैनकाइंड को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जैसे ही वो उसे टच करता है, सब कुछ ब्लैक हो जाता है। जब काइल की कॉन्शियसनेस वापस आती है तो वह खुद को अपने बेड पर अपने रूम में पाता है, लेकिन यह पॉसिबल कैसे हो सकता है? सवाल ढूंढते हुए वह विंडो की तरफ भागता है और दूर अपने सिटी को देखता है जो कम्प्लीटली इंटैक्ट है, जबकि उसे फ्लेम्स में जलकर राख बन जाना चाहिए था। उसके गाल पर आंसू आ जाते हैं और वह कन्विंस हो जाता है कि यह उसके माइंड द्वारा बनाया गया एक क्रूएल ड्रीम है। तभी डोर खुलती है। उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड लीसा कैजुअली अंदर आती है और कहती है, नीचे आ जाओ, तुम बहुत देर से सो रहे हो। काइल उसे डिसबिलीफ से देखता है। लीसा समझ नहीं पाती कि क्या चल रहा है। वह सोचती है कि शायद उसका पेट खराब है और उसे चेक करने के लिए नजदीक आती है, लेकिन काइल उसे जोर से हक कर लेता है कि वह फिर से जिंदा है। वह ब्लश करती है और पूछती है, क्या तुम शराब पीकर आए हो? वह छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन काइल और जोर से हक कर लेता है। इसका नतीजा यह होता है कि दोनों कन्वीनियंटली बेड पर गिर जाते हैं, जिससे काइल पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाता है। लीसा खुद को कंट्रोल में लाती है, काइल को धक्का देकर अलग करती है और उसके गट पर एक पंच मारती है। वह चिल्लाती है, जो कुछ भी तुमने अभी किया, मुझे उसे प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। मैं तुम्हें रिप्लाई देने से पहले मेंटली प्रिपेयर करना चाहती हूँ। यह कहकर वह उसे इबुका कहकर बुलाती है और उसके रूम से भाग जाती है। काइल अभी भी पेन में अपने पेट को पकड़े हुए अचानक रियलाइज करता है कि उसे पेन फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ड्रीम होना चाहिए। इसका मतलब ये रियल है। वह अपने ब्लैंकेट के नीचे कुछ नोटिस करता है और जब वो उसे उठाता है तो वो क्रिम्सन क्रिस्टल को वहाँ पड़ा हुआ पाता है। उसे समझ आता है कि यह क्रिस्टल की पावर थी जिसने उसे टाइम ट्रेवल करवाया इन्वेजन शुरू होने से पहले के पास्ट में। मिरर में देखकर काइल समझता है कि वो अब पहले से काफी यंग हो गया है। वो अपनी बॉडी को चेक करता है और देखता है कि उस पर कोई इंजुरी नहीं है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि यह कोई ड्रीम
नहीं है। वह विंडो से बाहर देखता है और लैंड को वापस नॉर्मल देखता है, और चूंकि लीसा उसका प्यार जिंदा है, वह कंक्लूड करता है कि उसे पास्ट में भेज दिया गया है। ये सोचकर वो मैजिक स्टोन को और क्लोजली देखता है, लेकिन उसे डाउट होता है कि क्या उसमें इतनी पावर हो सकती है कि वो उसे पास्ट में भेज दे। जब वह इस पर डिलिब्रेट कर रहा होता है तब उसको भूख लगती है और वह कुछ खाना ढूंढने के लिए बाहर भागता है। फॉर्चुनेटली उसे एक फुल टेबल ऑफ फूड मिलता है जो लीसा ने बनाया था। इसे देखकर उसे वो टाइम याद आता है जब लीसा हमेशा उसकी और उसकी मॉम की कुकिंग में हेल्प करने आती थी। बिना वेस्ट किए वह खाना खत्म कर देता है। उसी मोमेंट उसका भाई थेरन डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट करने आता है। ये सोचकर कि काइल ने सब कुछ अकेले खा लिया, थेरन शॉक्ड होता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है क्योंकि आज काइल का बर्थडे था। हालांकि काइल इसे वर्दी बर्थडे गिफ्ट नहीं मानता। वहीं थेरन को देखकर उसे याद आता है कि वे डेथ से पहले एक साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन हंग्री ब्रदर भूख मिटाने के लिए चला जाता है। वही काइल को रियलाइज होता है कि वो सच में पास्ट में वापस आ गया है, लेकिन आंसर्स पाने के लिए वो अपनी मॉम से कुछ क्वेश्चंस पूछने जाता है, जैसा कि उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में किया था। काइल की मॉम उसको अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में टाइम बिताती है। वह पूरी रात पढ़ती रही थी और टाइम का ट्रैक खो दिया था। इस फैक्ट को इग्नोर करते हुए वह उससे क्वेश्चन पूछता है। चूंकि वह एक आर्च मेज थी, उसे बिलीव था कि वह उसे आंसर दे पाएगी। वह पूछता है, क्या टाइम ट्रैवलिंग स्पेल मौजूद है? वह रिवील करती है कि हाँ मौजूद है, लेकिन एक्साइटेड होने से पहले वह आगे बताती है कि ऐसा स्पेल कितना रेयर है। इसके अलावा वो उसे इन्फॉर्म करती है कि ऐसा स्पेल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें इमेंस अमाउंट ऑफ मैजिक पावर चाहिए जो मोस्ट पावरफुल मेजेस के पास भी नहीं होती। उस मोमेंट वो पूछता है, क्या मैजिक आइटम वास्तव में कैटलिस्ट का काम कर सकता है इमेंस मैजिक पावर स्टोर करने के लिए? वह कंफर्म करती है कि पॉसिबल है, लेकिन ऐसी पावर के लिए एक बीइंग चाहिए जो सेंचुरी से जी रहा हो। साथ ही यह भी पॉसिबिलिटी है कि हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स के लॉस से ऐसी पावर जनरेट हो सकती है। इस केस में डीमंस द्वारा हुए डेथ्स ने मैजिक पावर को ट्रांसफर कर दिया था उस मैजिक स्टोन में जिसने काइल को पास्ट में भेज दिया। वह कहती है कि अगर तुम्हारे हाथ में यह स्टोन हो तो तुम इसके साथ क्या करोगे? जब तक वो ये सोचता है, काइल की मॉम एक बुक लाती है जिसमें एक पिक्चर है उसी मैजिक आइटम की जो इतनी पावर स्टोर कर सकता है। जैसा एक्सपेक्टेड, उसके हाथ में जो मैजिक स्टोन था वही आइटम था। वो लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन्स हार्ट थी जो ओवर 1000 ईयर्स से मिसिंग थी। इससे काइल के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं और वो प्लीज्ड होता है कि उसे अपनी मॉम के साथ ये कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिला उसकी पास्ट लाइफ में उसकी डेथ के बाद लंबे समय बाद। हालांकि वह ये नहीं जानती कि वो अपने उस लड़के से बात कर रही है जो मेंटली एक डेकेड ओल्डर है। जब उनके क्वेश्चंस और आंसर्स खत्म हो जाते हैं तो वह खाना करने के लिए उठती है, लेकिन जब काइल उसे इन्फॉर्म करता है कि कुछ नहीं बचा खाने के लिए। बाद में काइल एक क्वाइट प्लेस पर जाता है जहाँ वह स्टोन को एक बार फिर देखता है। वह इमेजिन करता है कि उसका ओल्ड सेल्फ उसे क्या करेक्ट करना चाहेगा। तभी डीजल आती है और वह तुरंत उससे मॉर्निंग इंसिडेंट के लिए अपोलोजाइज करता है। वह कहता है कि उसने एक वियर्ड ड्रीम देखा था जिसकी वजह से उसने उसे होल्ड कर लिया, यह कहते हुए कि वो उसके ड्रीम में डाई हो गई थी। यह सुनकर डीजल को बिलीव होता है कि वह सच में उसकी केयर करता है और वह उसे माफ कर देती है। उसके बाद वह उसे हैप्पी बर्थडे कहती है। उसकी ब्यूटीफुल आईज में देखते हुए उसे वह इंसिडेंट याद आता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। ऐसा लगता है कि उनका शहर डीमन टेरिटरी के सबसे करीब था और जब डीमंस ने ह्यूमंस पर अटैक करना शुरू किया तो वे सबसे पहले टेकन डाउन हुए। जिस टचिंग मोमेंट में उसने अपनी आखिरी सांस ली थी वह दृश्य उसके सामने आ जाता है और उसने उसकी मौत का बदला लेने की वाव की थी। इस बारे में सोचते हुए वह अपने थॉट्स में खो जाता है और डीजल उसे वापस रियलिटी में ले आती है। दोनों सन की तरफ मुंह करके साथ बैठते हैं, लेकिन काइल को याद आता है कि उन्हें 3 साल बाद डीमन अटैक का हावक झेलना पड़ेगा। वह खुद पर यह जिम्मेदारी लेता है कि वह इस अटैक को रोकने का तरीका ढूंढेगा, नहीं तो वो फिर से उन सभी को खो देगा जिनसे वो प्यार करता है, जैसा पहले हुआ था। वह अपनी फेट और मानव जाति की फेट बदलने के लिए डिटरमिन्ड है। लेकिन रुको, क्या उसे वाकई एक वानाबी टॉप जी की तरह खड़े होकर ये सब बोलना पड़ा? उस रात काइल अपना समय फ्यूचर इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करने में बिताता है जो उसे याद है। वह लोगों को डीमन अटैक के बारे में बताने पर कंसीडर करता है, लेकिन उसे यकीन है कि कोई उस पर बिलीव नहीं करेगा क्योंकि यह कोई ऑप्शन नहीं है। वह खुद डीमन किंग को मारने पर हेलबेंट है, भले ही अभी वह अपने ओल्ड सेल्फ के मुकाबले एक पैथेटिक वीकलिंग है। फिर भी वह अपनी स्वॉर्ड उठाता है ताकि खुद को टेस्ट कर सके।